Hello student, very good morning. My name is Bhavani Singh and welcome to your channel Physics by BS केलावत। आज की क्लास है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है और हम क्लास 12 की यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या मीन है इसका? तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, मतलब रेस्ट में चार्जेस होंगे तब उनकी स्टडी करना इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है। और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर नंबर सेकंड पर अभी तक हम 7 लेक्चर कर चुके हैं और हमने क्या क्या पढ़ा है तो देखिए, सबसे पहले हमने एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3 टाइप्स पढ़े थे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इन सब पर हमने न्यूमेरिकल किए थे। और आपका जो लेक्चर नंबर 2.7 मतलब इसका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा है तो उसमें हमने गाउस लॉ पढ़ा है। अच्छा, तो गाउस लॉ क्या था? तो गाउस लॉ क्या बताता है? किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स के बारे में बताता है। तो किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो होता है वो उसके अंदर रखे गए चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, ठीक है। फिर हमने गाउस लॉ के प्रूफ देखे थे और गाउस लॉ को मैंने 2 तरीके से प्रूव करके आपको बताया था। एक बार मैंने क्या बताया था, सिमेट्रिकल सरफेस ली थी गाउसियन सरफेस, और एक बार हमने आर्बिट्रेरी या असिमेट्रिकल सरफेस ली थी गाउसियन सरफेस की, ठीक है। और हमने गाउस लॉ को क्या किया था, प्रूव किया था, ठीक है। तो शॉर्टली देखोगे गाउस लॉ तो क्या था गाउस लॉ, तो जैसे कि ये कोई क्लोज सरफेस आप बना लो और इसके अंदर क्यू चार्ज रखा गया है अगर, तो इससे पास होगा जो फ्लक्स, मतलब इस क्लोज सरफेस से, ठीक है ना। फ्लक्स का मतलब सिर्फ इस सरफेस से होता है, ठीक है ना। इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा था तो वो उसके अंदर रखे गए चार्ज का ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स ये था हमारे पास फ्लक्स, ठीक है। अब देखिए, हमने गाउस लॉ को 2 तरीके से प्रूव किया था। एक बार आपको याद होगा मैंने एक स्फेरिकल सरफेस ली थी, ये आपकी सिमेट्रिकल सरफेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसको हमने सिमेट्रिकल सरफेस दिया था। अच्छा, यहां पर कोई चार्ज Q रखा गया है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना आया था, Q/ε0 टाइम्स। अभी ये आपको सिमेट्रिकल सरफेस दिख रही है क्योंकि Q से डिस्टेंस क्या है, हर जगह इक्वल होगी, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो ये गॉसियन सरफेस लेके हमने गाउस लॉ को प्रूव किया था। एक बार हमने क्या किया था, हमने एक आर्बिट्रेरी सरफेस ली थी, एक आर्बिट्रेरी गॉसियन सरफेस ली थी, ठीक है। और इसके अंदर कोई चार्ज रखा गया था तो ये इसकी डिस्टेंस है, हर जगह पर क्या थी, अलग अलग थी। ये R1 हो गया, ये R2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सब जगह क्या आएगी, अलग अलग आएगी। फिर भी इसका जो आंसर आया था वो क्या आया था, Q/ε0। तो हमने दोनों तरीके से गाउस लॉ को प्रूव करके लास्ट क्लास में देख लिया है। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, तो इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि चार्ज जो किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होता है वो उस गॉसियन सरफेस की शेप पर डिपेंड नहीं करता। सिमेट्रिकल भी हो सकती है और कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस भी हो सकती है। इसका मतलब किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होता है वो उसके अंदर रखे गए चार्ज पर डिपेंड करता है। क्लियर है? अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं गाउस लॉ की एप्लीकेशन। आज की क्लास में हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। अब देखिए, एप्लीकेशंस को पढ़ने से पहले आपको एरिया वेक्टर आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आना चाहिए और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लाइन चार्ज लैम्डा, सरफेस चार्ज सिग्मा और वॉल्यूम चार्ज रो, इन तीनों चीजों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो, हमको फ्लक्स निकालने के लिए हमको हमेशा गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी पड़ेगी। जब आप किसी सरफेस चार्ज के अराउंड या कंटिन्यूअस चार्ज के अराउंड जब हम कोई भी गॉसियन सरफेस लेंगे, वो गॉसियन सरफेस हम जो लेंगे वो सिमेट्रिकल सरफेस लेंगे, ठीक है। हम यहां पर आर्बिट्रेरी गॉसियन सरफेस नहीं लेंगे। देखो, आर्बिट्रेरी गॉसियन सरफेस लेंगे तो फिर आपको उसका सरफेस एरिया पता होना चाहिए, और उस केस में अगर हमको सरफेस एरिया पता नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। देखो, गाउस लॉ वैलिड हर सरफेस के लिए होगा, किसी भी तरह की सरफेस है गाउस लॉ वैलिड होगा, मगर हम गाउस लॉ का यूज जो होगा वो सिर्फ सिमेट्रिकल सरफेस के लिए ही होगा। हम गाउस लॉ को यूज कहां कर पाएंगे, जहां हम गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिकल ले पाए, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हर पॉइंट पर क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी और आपको सिमेट्री मिल जाएगी, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और,
जब हम गाउसियन सरफेस लेंगे देखो तो इसकी सिमेट्री भी आती है। जैसे फ्लक्स का फॉर्मूला मेरे पास होता है ई डॉट ds cos थीटा, ई ds cos थीटा। यहां पर जो थीटा होता है आपके पास ई और ds के बीच में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो कोशिश ये करनी है कि आप ऐसा गॉसियन सरफेस लोगे कि आपको मिलने वाला थीटा या तो 0 डिग्री मिल जाए या थीटा 90 डिग्री मिल जाए, इस तरह की सिमेट्री मिल जाए, उसी तरह का गॉसियन सरफेस लेते हैं। गॉसियन सरफेस कोई रियल नहीं होता, ये इमेजिनरी भी हो सकता है, सिर्फ आपको अज्यूम करना है कि ये आपका गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो उससे पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे और उस फ्लक्स की हेल्प से हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे गाउस लॉ की एप्लीकेशंस, ठीक है। तो देखिए गाउस लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन जो दे रखी है, देखो गाउस लॉ की एप्लीकेशन में करना क्या है, तो गाउस लॉ की एप्लीकेशन से हम क्या करना सीखेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चाहे वो लाइन पे हो सकता है, चाहे किसी सरफेस पे हो सकता है, या चाहे किसी वॉल्यूम के अंदर हो सकता है। उस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखिए इससे पहले हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हमको आता है, दैट इज kq/r²। मगर अभी हम जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे, ठीक है। और देखिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। किस तरह का यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लेंगे और उन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर है। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाउस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। एक आपको वायर दे रखा है, अब वायर जो होगा वो 1 डायमेंशनल होता है, मतलब ये जो एक वायर है ये इनफाइनाइट तक इसकी लेंथ होगी और इस पर एक यूनिफॉर्म चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इसका डायग्राम अच्छे से बना लेते हो तो गाउस लॉ को जो इसकी एप्लीकेशन होगी वो बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, देखिए ये आपके पास सपोज लाइन चार्ज है और ये कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। इस इनफाइनाइट पर क्या हो गया, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। हाल फिलहाल में इस लेंथ को, इस स्मॉल लेंथ लेता हूं AB और इसकी लेंथ ले लेते हैं हम L। क्या ले लेते हैं, L लेंथ लेते हैं। मतलब एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इस पर और इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट तक है। अब इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण देखिए इस यहां से r डिस्टेंस पर हमें एक P पॉइंट लेना है और यहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। अब देखिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस लाइन चार्ज के कारण यहां पर चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमको निकालना होगा फ्लक्स। हम गाउस लॉ की हेल्प से फ्लक्स निकालेंगे और फ्लक्स निकालने के लिए आपको पता है कि आपको एक सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस को अज्यूम करना होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस रेडियस r पर, मतलब इस लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक बनाएंगे गाउसियन सरफेस कुछ इस तरह से। इधर भी ले लेंगे डिस्टेंस r, ये पॉइंट P मान लो यहां पर और यहां पर मान लो चाहे P', ठीक है, और यहां पर मान लो P', ठीक है। और यहां पर हम अज्यूम कर लेंगे एक सिलेंड्रिकल सरफेस का गॉसियन, है ना, ये हम एक सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेंगे। तो यहां पर हमने क्या बना दिया, यहां हमने बना दिया गॉसियन सरफेस। क्या बना दिया, और किस तरह का है ये, सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। और हमको क्या मानना है, इस सिलेंडर की लेंथ L हो जाएगी और इसकी जो रेडियस है वो R हो जाएगी। तो लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, L, और इस सिलेंडर की रेडियस कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो लाइन के अलोंग है, तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो, इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, लैम्डा, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। तो एक लेंथ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे,
हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखो, ये आपको एक सिलेंड्रिकल सरफेस दिख रही है, ठीक है। अब इस सिलेंड्रिकल सरफेस में आप देखो, अगर इस पूरे सिलेंडर को कवर करना हो तो यहां पर आपको 3 सरफेस एरिया दिख रहे हैं। देखो, एक तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया फर्स्ट, क्रॉस सेक्शन एरिया सेकंड, और ऊपर वाला जो एरिया हो जाएगा दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पूरा का पूरा जो सिलेंडर है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 3 सरफेस बना देंगे। इसको हम ले लेंगे S1 सरफेस, इसको हम ले लेंगे S2 सरफेस, और जो बचा हुआ कर्व्ड सरफेस है इसको हम ले लेंगे S3 सरफेस। क्लियर है? अच्छा, इन तीनों सरफेस को बनाने के बाद में आपको क्या करना है, देखो हमको बनाना है तीनों सरफेस का एरिया वेक्टर। देखिए आपको ये मार्कर दिख रहा है, तो कर्व सरफेस जो होता है, ये कर्व सरफेस आपको दिख रही है बाहर वाली। अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर ये कर्व सरफेस है तो ये मार्कर की जो डायरेक्शन दिख रही है आपको दैट इज एरिया वेक्टर। तो इसका एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, अगर हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अच्छा, ऊपर जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसकी डायरेक्शन भी कहां हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका इस S1 का एरिया वेक्टर, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का एरिया वेक्टर हो जाएगा डाउन डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर। क्लियर है? इस S2 सरफेस का एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर आपने तीनों S1, S2 और S3 के लिए ड्रॉ कर लिया। अब हमको देखना है तीनों सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देखिए, अगर ये लाइन चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो देखिए आउटवर्ड होती है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो आएगी इस S3 कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी इस तरह से, और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी ऐसे, ठीक है। और जो फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है EDS cos थीटा, थीटा क्या होता है, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो इसमें थीटा कितना आ रहा है, देखो इसका थीटा आ रहा है 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में थीटा कितना आ रहा है 0 डिग्री, और यहां पर थीटा कितना आ रहा है 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका कंप्लीट डायग्राम बन गया है। अब हम इसकी क्या करेंगे, इसकी थ्योरी लिखेंगे, और इसको बहुत इजी तरीके से हम इसको अभी सोल्व करने वाले। देखो बहुत इजी है, गाउस के जो थ्योरम्स हैं वो गाउस की जो एप्लीकेशंस है वो बहुत इजी हैं, और बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ये हमेशा एक दो साल को छोड़ के हमेशा ये पूछी जाती है, ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए गाउस एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट शायद समझ में आ गया होगा कि ये गाउसियन सरफेस हो जाएगी, और हम क्या मान लेंगे, इस गाउसियन सरफेस दिख रहा है आपको ये सिलेंडर, इसके अंदर टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, Q चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज इनसाइड गाउसियन सरफेस कितना हो गया, Q, है ना। Q क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इनसाइड गाउसियन सरफेस। क्लियर है? ये बात भी ध्यान रखनी है, टोटल चार्ज हमने लिया है इनसाइड गाउसियन सरफेस Q, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। देखिए, लेट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हैविंग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक आपने क्या लिया, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिया जिसपे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। लेट अ लेंथ L एंड लेट अ लेंथ L, ठीक है, एंड रेडियस R ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है। उसके लिए आपने क्या किया, उस लाइन चार्ज के अराउंड एक L लेंथ का और R रेडियस का एक सिलेंड्रिकल सरफेस है की, ठीक है। हमको क्या चाहिए, देखो वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसके कारण r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देखिए जब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है ना, तो आप कहीं से भी ले लो, देखो इसके r डिस्टेंस पे जाओगे तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E आएगी, यहां पर भी E आएगी। तो देखो एक तरह की सिमेट्री आपको दिख रही है, और इसके हर पॉइंट पर ये डिस्टेंस भी आ रहा है, ये डिस्टेंस भी आ रहा है, ये डिस्टेंस भी आ रहा है, ये डिस्टेंस भी आ रहा है। तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कितनी दिख रही है? E दिख रही है। ठीक है, इस तरह की सिमेट्री मिल जानी चाहिए। ठीक है, सो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्रॉ एन Gaussian surface of length, Gaussian cylindrical Gaussian surface है ना, draw a cylindrical Gaussian surface of length L and radius R, ठीक है। Divide Gaussian surface into थ्री पार्ट। हम क्या करेंगे, Gaussian surface को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, विच इज S1, S2 एंड S3। ठीक है, तीनों पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब देखिए, लेट अ चार्ज Q इनसाइड गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? Q चार्ज ले लिया। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी बताओ? सिग्मा बराबर Q अपॉन S, लैम्डा बराबर Q अपॉन L। तो यहां से टोटल Q जो आएगा वो कितना आ जाएगा? लैम्डा इंटू L। Q हो जाएगा टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, L हो जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी और लैम्डा, और L हो जाएगा आपके पास गॉसियन सरफेस मतलब सिलेंडर की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे देखो, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, हमने गॉसियन सरफेस को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, तो टोटल फ्लक्स हम जो निकालेंगे उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक हो जाएगा आपके पास EDS cos थीटा S1 के लिए, दूसरा हो जाएगा EDS cos थीटा S2 के लिए, और तीसरा हो जाएगा EDS cos थीटा S3 के लिए। ठीक है, अब हम सब कुछ निकाल चुके हैं, वैल्यूज रख देनी है। S1 सरफेस में थीटा कितना है? 90, तो EDS cos 90 कितना हो जाएगा? EDS cos 90 की वैल्यू 0, तो S1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी 0। ठीक है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। S2 के लिए देखो EDS, ये थीटा कितना है? 90, EDS cos 90 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, वापस हो जाएगा इसमें फ्लक्स हो जाएगा 0, है ना। E और DS के बीच में थीटा कितना है? S2 सरफेस के लिए 90 डिग्री। अब बचा है S3, तो S3 के लिए है EDS cos 0 दिख रहा है आपको, ये D और E के बीच का थीटा कितना है? 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा आपके पास EDS। अब देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स जो आएगा ये इसका टोटल फ्लक्स हो जाएगा। और आप देखोगे कि इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इस लाइन की जो डिस्टेंस है, मतलब सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, उस पर हर पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? R हो जाएगी। अगर डिस्टेंस सेम है तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या आएगी? सेम आएगी ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है मतलब E आपका हो जाएगा कांस्टेंट। E क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और हम लिख लेंगे DS। अब देखो, अब जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका DS सबको जोड़ेंगे, टोटल उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो किसी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2πRL। कितना होता है? E इंटू 2πRL। ये हो जाएगा फ्लक्स का आंसर। ठीक है, E हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस R, और R हो जाएगा गॉसियन सरफेस की, सिलेंड्रिकल सरफेस की रेडियस, और L हो जाएगा लेंथ ऑफ सिलेंडर। अच्छा, ये आपका फ्लक्स का पहला फॉर्मूला आ गया यहां से। फिर हम लगाएंगे गाउस लॉ। क्या लगाएंगे? गाउस लॉ लगाओ।
गाउस लॉ से फ्लक्स क्या आता है, देखो फ्लक्स इस गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना माना है आपने, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस लॉ ये होता है। अब क्यू इनसाइड आपने क्यू ले रखा है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा क्यू की वैल्यू कितनी निकाल रखी बताओ, लैम्डा इंटू एल, ये लिख रखी है। क्यू को क्या रख देंगे, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपके पास सेकंड, ठीक है। तो ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, दोनों को आपको इक्वल रखना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूं, आप कॉपी कर लो इसको, थ्योरी वाला पार्ट, इसको यहां से रब कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वल रख दो, तो क्या हो गया, E इंटू 2πRL फर्स्ट इक्वेशन फ्लक्स की, और सेकंड है लेमड़ा L अपॉन एप्सिलॉन। तो L से L कैंसिल हो गया, तो आपके पास E कितना आ गया, 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट लेमड़ा अपॉन R, यही आ रहा है। अच्छा ये आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अब हम क्या करेंगे, इस 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट को 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट बना देंगे, क्योंकि ये वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट जो होता है दैट इज 9 इंटू 10 टू पावर 9 है। इस कांस्टेंट को बनाने के लिए अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो नीचे 2 से डिवाइड होगा दैट इज 4π एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा अपॉन R, ठीक है। तो ये इसका आंसर फाइनल आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, लाइन चार्ज है ना, कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिस पर लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो उस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण R डिस्टेंस पर E पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई, K मतलब 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा इसको आपको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो दैट इज वेक्टर 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई R, और यहां पे लगा दो R कैप, और R कैप आपका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। और लाइन चार्ज में डायरेक्शन कैसे होती है, देखो इससे आउटवर्ड होती ना लाइन से। अच्छा अब हम क्या करेंगे, आपको हमेशा ड्रॉ करने होंगे ग्राफ। क्या करने होंगे, हमको हमेशा ग्राफ्स ड्रॉ करने होंगे। ग्राफ ड्रॉ करना है आपको डिस्टेंस R और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है। अब आप देखो यहां इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा E और R में कौन सा रिलेशन है, ये R और ये E। तो E जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आ जाएगा ये E जो है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। आप सोच के देखो, ये एक लाइन है सपोज, इस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, देखो इस तरह से इसे निकलेगी ना, तो उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डिस्टेंस है वो ऐसी निकलेगी ना, बाहर निकलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती रहेगी। इसका मतलब इंटेंसिटी जो होगी वो वीक होती रहेगी, ठीक है। तो डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। सिंपली आपको एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था, हमने क्या किया, हमको इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी। तो हमने क्या करा, R रेडियस का एक गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया, जिसकी लेंथ L थी और रेडियस R थी, और उस गॉसियन सरफेस को आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, S1 S2 S3। ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, तीनों सरफेस का एरिया वेक्टर बनाना है, और उसके बाद में तीनों सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस बनानी है, और उन दोनों के बीच के थीटास को लिख लेना है। मैंने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमेशा यही करेंगे, फ्लक्स के 2 फॉर्मूले लगाएंगे। एक बार तो लगाएंगे हम फ्लक्स की डेफिनेशन से, ये वाला EDS cos थीटा वाला, ये अप्लाई करेंगे, इससे एक फ्लक्स का एक आंसर आएगा। और फिर हम गाउस लॉ का जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, वहां से फ्लक्स का एक आंसर आएगा, और दोनों के इक्वल रख लेंगे, और वहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत इजी है गाउस लॉ। थ्योरी लिखने में थोड़ी सी आपको डायरेक्ट सिर्फ इक्वेशन नहीं लिखनी है, थ्योरी भी लिखनी है, क्योंकि जब आप बोर्ड में लिखोगे तब ये थ्योरी भी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो आपको थोड़ी थ्योरी लिखने की प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए, ठीक है। इसको आप कॉपी कीजिए। फिर हम करते हैं गाउस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन। अब देखिए एप्लीकेशन नंबर सेकंड क्या कह रहा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट होगी, उस नॉन कंडक्टिंग शीट पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होगा और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमको किसी P पॉइंट पर R डिस्टेंस पर लोकेट कोई P पॉइंट होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ये कंसेप्ट है। शीट का मतलब समझ लो। देखो तो पहले आप इस नॉन कंडक्टिंग का कंसेप्ट समझो। ये आपको एक शीट दे रखी है, ये आपको जो नोटबुक दिख रही है। अब देखिए एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, इसको जब हम चार्ज देंगे, ठीक है, जब आप इसको चार्ज दोगे तो चार्ज की सिर्फ एक लेयर बनेगी, क्योंकि देखो जहां पर भी हम चार्ज देंगे उसकी लेयर बनती चली जाएगी। और आपको पता है कि ये नॉन कंडक्टिंग के अंदर चार्ज फ्लो तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, तो इसमें चार्ज की सिर्फ एक लेयर बनेगी। और उस एक लेयर के कारण हमको किसी R डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट लेंगे और वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो नॉन कंडक्टिंग शीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि वो नॉन कंडक्टिंग है। तो देखो जब हम चार्ज देंगे, वो चाहे उन चार्जेस के बीच में रिपल्शन तो होगा, मगर वो फ्लो नहीं हो सकते, उनकी मजबूरी है कि वो फ्लो नहीं हो सकते। इस वजह से चार्ज की कितनी सरफेस बनेगी? एक सरफेस बनेगी। और मैं शीट को इस बोर्ड के ऊपर कुछ ऐसा बना रहा हूं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, पहले हम डायग्राम को समझेंगे और फिर हम इसका डेरिवेशन करेंगे, तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखो अब यहां पर देखो, ये आपके पास क्या हो गया, एक नॉन कंडक्टिंग हमने शीट ले ली। ठीक है, ये हमने एक नॉन कंडक्टिंग शीट ले ली। अब ये शीट जो है वो इनफाइनाइट तक फैली हुई है। क्लियर है, ये कंडीशन भी मस्ट है, ध्यान रखोगे। जब आप इस नॉन कंडक्टिंग शीट को चार्ज दोगे तो इसके पूरी की पूरी सरफेस पर चार्ज होगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक लेयर हो जाएगी उसकी। ठीक है, और ये आपके पास जो है इस इनफाइनाइट जो शीट है उसमें से हम ABCD इसका एक पार्ट ले लेंगे। ठीक है, अब क्या चाहते हैं हम, इस शीट पर देखो, शीट पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट मींस सिग्मा। अच्छा, एक चीज और बताओ, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? अगर ये एक शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये जो मार्कर दिख रहा है और ये मार्कर दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ये शीट ऐसे रखी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो जाएगी इस शीट से। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, अगर ये शीट ऐसी रखी हुई है तो इसका सेंटर अज्यूम कर लो, और इस शीट से हम मान लेते हैं कि R डिस्टेंस पर एक P पॉइंट लेंगे, और इधर भी हम क्या कर लेंगे, सिमेट्री के लिए R डिस्टेंस पर एक P डैश पॉइंट लेंगे। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं, इस R डिस्टेंस पर हम क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहते हैं। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। तो वो जो क्लोज सरफेस होगी दैट इज गाउसियन सरफेस, और उस गाउसियन सरफेस के लिए आपको क्या बनाना होगा, एक सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस बनानी होगी। तो देखिए ये जो लाइन दिख रही है, इसको सेंटर अज्यूम करते हुए हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहां पर ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो जाएगी आपके पास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो यहां पर देखो ये वाली जो हो जाएगी, यहां पर ये हो जाएगी गॉसियन सरफेस। ठीक है, और इधर भी हम बना लेंगे, ये आपके क्रॉस सेक्शन एरियाज हो जाएंगे S। ठीक है, इनके क्रॉस सेक्शन S एरिया का क्रॉस सेक्शन एरिया S हो जाएगा, चाहे इसको S1 S2 दे दो, और दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। ठीक है, तो ये टोटल जो लेंथ हो जाएगी इस सिलेंडर की, ये कितनी हो जाएगी, 2R, और S क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा 2R लेंथ, और S क्रॉस सेक्शन का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपने बना लिया। ठीक है, अच्छा एक बात और, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, तो इसके अंदर चार्ज आपको मैं ले रहा हूं यहां पर Q। कितना चार्ज ले रहे हैं हम, Q चार्ज ले रहे हैं, तो Q चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, फिर मैंने आपको कहा था कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद में आपको इस गॉसियन सरफेस को, अगर ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। दैट इज ये हो जाएगा आपका S1, ये हो जाएगा आपके पास S2, और ये हो जाएगा आपके पास S3। ठीक है, इन तीनों सरफेस का सबसे पहले आपको एरिया वेक्टर्स बनाने हैं। तो देखिए, आपको जो कर्व सरफेस एरिया होता है,
तो इसका जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने आपको बताई है, शीट से परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो थीटा कितना हो जाएगा कर्व सरफेस के लिए 90। अच्छा, अब क्रॉस सेक्शन एरिया पे आ जाओ। इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा बताओ, आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा आउटवर्ड, दैट मींस ई और डीएस के बीच में थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। यहां पर भी देखो, एरिया वेक्टर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, इट मींस थीटा हो जाएगा आपके पास 0 डिग्री। ये काम सबसे पहले आपको कर लेना है। सबसे पहले आपको शीट बनानी है, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये पता है आपको कि सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इट मींस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर हमको क्या करना है, एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनानी है। तो हमने एक सिलेंड्रिकल शेप की गॉसियन सरफेस बना ली। उस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और उनके हमने एरिया वेक्टर्स बना दिए और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना दी, और उनके लिए हमने थीटास की वैल्यू लिख ली। क्लियर है? तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखो, लेट अ इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट, ठीक है, we want to calculate electric field intensity at distance r from sheet से कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्रॉ अ cylindrical Gaussian surface of length 2L and cross section area S। हम क्या करेंगे, 2R सॉरी है ना, 2R लेंथ का एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे, और S उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। ठीक है, लेट टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो दैट इज Q। कितना हो जाएगा वो, Q चार्ज। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो सिग्मा अपॉन टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया, इट मींस आपका जो Q हो जाएगा सिग्मा इंटू S। अब देखो यहां पर जो Q है दैट इज Q इनसाइड द गॉसियन सरफेस, व्हाट इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड S इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया। S जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से आपको क्या मिलेगा, जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज E डॉट ds। क्या मिलेगा, E डॉट ds। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड गॉसियन सरफेस इनटू 3 पार्ट्स। हमने क्या करा है, गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, विच इज S1, S2 एंड S3। तो अब यहां पर हम फ्लक्स का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखो फ्लक्स टोटल जो आएगा वो हमारे 3 सरफेस में डिवाइड हो जाएगा, E डॉट ds S1, E डॉट ds S2 और E डॉट ds S3। ये तीनों हमने फ्लक्स लगा लिया। S1 आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, S2 आपका क्रॉस सेक्शन एरिया और S3 आपका कर्व सरफेस एरिया। अब इसको हम ओपन करेंगे तो आपको थीटा यूज करना होगा। तो यहां पे हो जाएगा EDS cos S1 के लिए थीटा कितना बताओ, 0 डिग्री, तो cos 0। S2 के लिए थीटा कितना बताओ, EDS cos 0। और S3 के लिए कितना है, EDS cos 90। ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या बच जाएगा, cos 0 की वैल्यू
1, तो ये बच जाएगा EDS S1, S2 के लिए भी बच जाएगा EDS cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0। अब आप ये देखो इस पॉइंट से ये जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है इनकी डिस्टेंस R होगी, हर पॉइंट पर डिस्टेंस R ही होगी, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम आएगी, EE आएगी ना। देखो ये शीट है और ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है सपोज, ठीक है, ये शीट है। यहां से इस वाला जो पॉइंट दिख रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके हर पॉइंट की डिस्टेंस RR होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, हर पॉइंट पर सेम हो जाएगी। और सेम ये डिस्टेंस भी R है, तो इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, E को आप बाहर निकाल लोगे और ये लिख लेंगे ds, ठीक है, इसमें भी E को बाहर निकाल लेंगे S2 के लिए भी। अब बताओ ये जो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है इसका ds इस सबको हम ऐड करेंगे तो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया S ले लेते हैं, ठीक है। अगर उस S की वैल्यू भी पूछ ले, अगर ये आपके पास रेडियस R है सपोज, तो अगर रेडियस R हो जाएगी तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर। एक सर्कल तो बन रहा है ये, ठीक है। तो ds को जोड़ोगे तो हमारे पास S आ जाएगा और इधर भी हमारे पास आ जाएगा ds बराबर टोटल S हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स कितना आ गया हमारे पास, 2 इंटू E इंटू S। क्लियर है? और ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको गाउस लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। क्या करना है, तो गाउस लॉ का क्या फॉर्मूला होता है, फ्लक्स जो आता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उसके अंदर रखे गए चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम से। अच्छा, Q की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, सिग्मा इंटू एस, ये रही सिग्मा इंटू एस। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एस आपके क्रॉस सेक्शन एरिया और एप्सिलॉन नॉट, ये आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड को हम इक्वल रख लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू ई इंटू एस और सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ई कितना बच गया, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बच गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है। क्या आ गई है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है। मतलब आपको एक नॉन कंडक्टिंग शीट दे रखी है जिस पर चार्ज Q है और उससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है आपसे, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, ग्राफ बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको गाउस लॉ के साथ में क्या करना है, ग्राफ बनाना ही है। तो मैं यहाँ पर 2 ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, देखिए फर्स्ट और सेकंड। पहला जो ग्राफ है वो E और R के बीच का है। तो देखिए इस फॉर्मूले में कहीं R आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो R के साथ कांस्टेंट रहेगी। मतलब अगर ये शीट है और कंडीशन ये है कि ये शीट जो है उसका जो शीट जो है वो इनफाइनाइट तक है, ठीक है ना, लिख रखा देखो, इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। तो ये इनफाइनाइट तक फैली हुई एक शीट होगी, उसके कारण R डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी थी। तो आप किसी भी R पे चले जाओ, चाहे आप यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, या चाहे कितना भी दूर चले जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। क्योंकि देखिए ये अगर एक शीट है, इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पैरेलल ही रहेगी। अगर ये इनफाइनाइट तक है तो हमेशा पैरेलल रहेगी, अगर पैरेलल रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो यहां पर इसका ग्राफ बन जाएगा इस तरह से कुछ, और यहां पर ई रहने वाला है कांस्टेंट, ठीक है। और एक ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो ई और सिग्मा के बीच में। आपको इस यहां से दिख रहा होगा कि ई और सिग्मा जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, दैट इज ई और ये हो जाएगा सिग्मा, ठीक है। तो इसके बीच में एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगी सेकंड एप्लीकेशन, जिसका आंसर कितना आया है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो, फिर इसके साथ में आपको एक केस और बताने वाला हूं अभी। हो गया कॉपी, इसको पॉज करके आप कॉपी कर लो। अब मैं आपको इसके साथ एक केस और बताने वाला हूं, ठीक है। देखो केस क्या है, स्पेशल केस है जो आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा और नॉर्मल क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा, ठीक है। और इससे आपको कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शीट का थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम 2 शीट लेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, 2 शीट ले लेंगे। इधर एक शीट में यहां ले लूंगा, देखो केस फर्स्ट, देखो केस फर्स्ट में क्या है, यहां पर एक शीट ले लोगे, 2 सिमिलर चार्ज है ना,
टू सिमिलर चार्ज, दोनों शीटों पर, शीट नंबर ए और शीट नंबर बी, दोनों शीटों पर सेम चार्ज है। इस पे भी प्लस होगा और इस पे भी प्लस होगा, या दोनों पे माइनस हो सकता, मगर सिमिलर चार्ज होने चाहिए, ठीक है। और केस नंबर सेकंड जो होगा वो केस नंबर सेकंड है अपोजिट चार्जेस, दोनों शीटों पर किस तरह का चार्ज होगा, अपोजिट चार्ज होगा, ठीक है। तो ये ए वाली शीट होगी, इस पर अगर प्लस चार्ज है तो उधर जो बी वाली शीट हो जाएगी उस पर हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव चार्ज ले लेंगे। ये दो अपोजिट चार्जेस की शीटें हो गई है। अब हम मान रहे हैं कि दोनों का एरिया जो है वो सेम है दोनों शीटों का, और दोनों पे चार्ज है वो भी सेम है, ठीक है। इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, इन दोनों का एरिया सेम है, और इस पर प्लस क्यू चार्ज है टोटल, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, इन शीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा, राइट हैंड साइड में कितना होगा। हम 3 पॉइंट अज्यूम कर रहा हूं मैं, ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अभी देखो, अगर आपने नॉन कंडक्टिंग वाला केस पढ़ा है, उस नॉन कंडक्टिंग वाला केस पढ़ा तो उसमें हमने क्या पढ़ा, देखो अगर एक कोई नॉन कंडक्टिंग शीट होती है उसके कारण आर पर तो डिपेंड करता है नहीं, किसी भी डिस्टेंस पर ले लो आप, कोई भी डिस्टेंस आर ले लो, आर वेरिएबल हो जाएगी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आई है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नॉन कंडक्टिंग शीट में कितनी लेयर बनती है चार्ज की, 1 लेयर बनती। कितनी लेयर बनती है, 1 लेयर बनेगी, क्योंकि चार्ज फ्लो तो नहीं करेंगे, इसका मतलब चार्ज की 1 लेयर बनेगी, ठीक है। तो एक शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है आर डिस्टेंस पर, आर तो वेरिएबल है, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है और नेगेटिव प्लेट में इनसाइड आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस बात को ध्यान रखना है। ये तो दोनों पॉजिटिव प्लेट है तो दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर ही निकलेगी। अब देखो इस पॉइंट तक आना है आपको, इस वाली ए वाली प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी इधर, तो देखिए ए वाली प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसको E1 नाम दे रहा हूं, और बी वाली जो प्लेट बनाएगी उसको E2 नाम दे रहा हूं, क्लियर है। देखिए अब ए वाली प्लेट इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी उसकी डायरेक्शन ये वाली रहेगी E1 आउटवर्ड, और बी वाली प्लेट की डायरेक्शन भी इधर ही इस ए पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा E2, ठीक है। ये अब इस बीच वाले पे आ जाओ, ये ए वाली प्लेट इस बी पॉइंट पर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, तो ये हो जाएगी E1 की डायरेक्शन। बी प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे, तो ये हो जाएगा E2 की डायरेक्शन, सही है ना। प्लस है इस ए वाली प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये, और बी वाली प्लेट से ये। इस पॉइंट पर देखो ए वाली प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ये ऐसे, ठीक है, और बी वाली प्लेट से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। तो हम इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। देखो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, देखो तो 8 पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तीनों पे निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, तो नेट ई जो हो जाएगा दैट इज E1 प्लस E2, ठीक है। और E1 और E2 तो वैसे ही सेम हो जाएंगे क्योंकि एरिया, दोनों प्लेटों का एरिया सेम है और चार्जेस सेम है, और एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी बनती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्लेट के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। ये इसका कंसेप्ट हो जाएगा। अच्छा अब बीच में चेक करो, यहां पर E एट A आ गया, E एट B निकालो, ये हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो E1 माइनस E2, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके अब देखो सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, तो E कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, तो E हो जाएगा दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज E इक्वल टू E एट C जो आएगा दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर आपको कोई दो पैरेलल प्लेट दे रखी है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों पे चार्ज Q है, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 और सिग्मा अपॉन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीच में 0 होती है अगर दोनों प्लेटों पर सेम चार्ज है। अब इस पे आ जाओ, इस पर भी हम 3 पॉइंट ले लेंगे, A, पॉइंट B और पॉइंट C। देखिए
पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए जो ए वाली प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी वो E1 बनाएगी, बी वाली प्लेट E2 बनाएगी। क्लियर है? डायरेक्शन ही तो बनानी है। अब देखो ए प्लेट के कारण इस ए पॉइंट पाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, और नेगेटिव में तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाती है, तो इस बी प्लेट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी इधर। ठीक है, तो E एट ए निकालोगे दैट इज E1 माइनस E2, दोनों सेम होगा, तो E एट ए कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अच्छा, बीच में आ जाओ, इस पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे E1, नेगेटिव में भी अंदर, तो E2 की डायरेक्शन भी इधर। भाई पॉजिटिव से बाहर जाएगी बी पॉइंट पे इधर, और E2 में और नेगेटिव में अंदर आती है तो E2 की डायरेक्शन, तो बी पॉइंट पर क्या हो जाएगा? E एट बी हो जाएगा दैट इज E1 प्लस E2, और दोनों को ऐड करोगे तो वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे भी आ जाओ, इस पॉइंट पर इस ए प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर E1, और नेगेटिव में तो अंदर आती है तो E2 इधर, तो E एट सी कितना आ जाएगा? E1 माइनस E2 विच इज 0। कितना आ जाएगा? 0। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी दे रखा है, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बना के भी डाल रखे हैं बुक में, तो आपको बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, कुल मिला के एक प्लेट के कारण जो बनती है, जैसे नॉन कंडक्टिंग प्लेट का केस पड़ा है, उसके कारण बनता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दो प्लेट होगी, अगर सेम डायरेक्शन होगी तो ऐड हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन होगी तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों प्लेट पर सेम चार्ज थे, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आई, और यहां पर आई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कोई ये पूछ ले सर कि यहीं पे जरूरी है, नहीं, ये डिस्टेंस पर तो डिपेंड करता ही नहीं है, तो कितना भी दूर हो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगी, और इधर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगी। क्लियर है? और बीच में हो जाएगी 0। क्लियर है? और अगर दोनों पर अपोजिट चार्ज है तो 0, यहां पर 0, यहां पर भी 0, और इसके सेंटर में कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो ये आपकी एप्लीकेशन नंबर 2 बताई मैंने अभी आपको, और मैंने आपको ये स्पेशल केस समझाया। अब हम करेंगे एप्लीकेशन नंबर 3, इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब देखिए एप्लीकेशन नंबर 3 क्या है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, किस तरह की प्लेट है? कंडक्टिंग प्लेट है। अब देखिए अभी जो हमने केस पढ़ा है, वो जो केस पढ़ा था हमने अभी, वो नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए देखा था, और अभी हम ले रहे हैं कंडक्टिंग प्लेट। अब देखिए कंडक्टिंग प्लेट में क्या होगा, जब आप ये कंडक्टिंग प्लेट है सपोज, अगर हम इसको चार्ज देंगे तो चार्ज अंदर क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और दोनों सरफेस पे आ जाएंगे, अंदर चार्ज नहीं रहेंगे। मतलब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि अंदर चार्ज 0 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज 0 रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 रहेगी। और अगर ये कंडक्टिंग शीट है, और मान लो इसकी विड्थ जो है, ये वाली विड्थ अभी मैं थोड़ी बड़ी बताऊंगा, इसके अंदर Q 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, और जितना भी आप चार्ज दोगे वो चार्ज यूनिफॉर्मली इन दोनों सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कंडक्टिंग प्लेट में चार्ज की सरफेस कितनी बनेगी? 2 बनेगी। जैसे नॉन कंडक्टिंग वाले केस में एक ही सरफेस बनी, क्योंकि चार्ज मूव नहीं कर सकते हैं, तो एक ही लेयर बनेगी चार्ज की। मगर कंडक्टिंग प्लेट के अंदर 2 सरफेस बनेगी, सरफेस फर्स्ट और सरफेस सेकंड। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, कुल मिला के इस वाली विड्थ को थोड़ी बड़ी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये अगर आपके पास कोई कंडक्टिंग प्लेट है, सपोज ये कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है, ये हमारे पास कोई कंडक्टिंग प्लेट है सपोज। ठीक है, ओके, इस कंडक्टिंग प्लेट को हम चार्ज देंगे तो अंदर चार्ज कितना हो जाएगा बताओ? अंदर चार्ज हो जाएगा 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा? 0। चार्ज दोगे तो ये दोनों सरफेस ले लो, S1 और S2, इन दोनों सरफेस पर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने विड्थ को थोड़ी बड़ी बताई है D, क्योंकि मुझे समझाना है, इस वजह से मैंने इस विड्थ को थोड़ी बड़ी ली है, और इस पर भी चार्ज आ जाएगा Q। ठीक है, दोनों सरफेस पर चार्ज आ जाएगा, इसका मतलब इस पर किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? सिग्मा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? अब आगे देखिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? अब देखिए, ये अगर शीट है ऐसी रखी गई है,
ठीक है ना, शीट ऐसे रखी गई है, मेरे हाथ दिख रहे हैं, तो इससे डायरेक्शन इधर हो जाएगी, उससे डायरेक्शन उधर हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि शीट से r डिस्टेंस पर कोई p पॉइंट लो और इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ, यही तो पूछा गया है। अब देखिए, अब ये चाहे r डिस्टेंस इधर लो इस पॉइंट से या इधर लो, दोनों एक ही बात है, किधर भी एक साइड ले लेनी है। अब आपको पता है कि सबसे पहले आपको फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। फ्लक्स के लिए आपको एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी। तो इस डिस्टेंस पर इस पॉइंट P को सेंटर मानते हुए हम क्या करेंगे, क्या कर लेंगे, एक गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे S1, S2 और S3 के अंदर। S1, S2 आपके क्रॉस सेक्शन एरियाज हो जाएंगे और S3 आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। फाइन। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको यह बताया है कि सबसे पहले आपको तीनों एरिया के लिए आपको एरिया वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो देखिए, अगर यह आपका कर्व सरफेस एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा बताओ, इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो आपका जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताओ, थीटा हो जाएगा कर्व सरफेस के लिए 90 डिग्री। यहां पर देखिए, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है, कितना है, 0 हो जाएगा। तो थीटा भले 0 होगा मगर इलेक्ट्रिक फील्ड खुद 0 है आपका यहाँ पर इनसाइड। यहां देखिए, यहां पर एरिया वेक्टर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। क्लियर है? तो हमने क्या करा है, हमने एरिया वेक्टर्स भी बना दिए और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस भी बना दी और उनके बीच में जो थीटा बन रहा था वो भी हमने यहां पर मेंशन कर दिया। अब हमको क्या करना है, ये आपका डायग्राम क्लियर है? तो आपको एक बार आपको फ्लक्स की डेफिनेशन निकाल के फ्लक्स निकालना है, एक बार गाउस लॉ से फ्लक्स निकालना है और दोनों को इक्वल रखोगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। देखो, जब वो नॉन कंडक्टिंग प्लेट थी तो सिर्फ एक ही सरफेस बनी थी, मतलब एक ही जगह चार्ज आया था। कंडक्टिंग प्लेट है तो बीच में चार्ज 0 हो जाएगा तो इसकी 2 सरफेस बन जाएगी चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डबल आनी चाहिए। नॉन कंडक्टिंग की आई है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कंडक्टिंग की आनी चाहिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो अभी हम करेंगे, तो देखो, लेट अ इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड conducting plate we want to calculate electric field intensity at a distance r from plate। हम क्या चाहते हैं, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहते हैं, है ना। सो वी ड्रॉ अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया हम ले लेंगे इसका S एंड लेंथ हम ले लेते हैं इसकी L। कितने ले लेंगे, या फिर यहां पर R ले लो और इनसाइड भी R ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी नहीं। तो ये आपने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो अब हम करेंगे, देखो, टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। हम गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना मानेंगे, Q चार्ज। इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज हम ले रहे हैं Q, कितना ले रहे हैं, Q। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो हो जाएगा दैट इज Q अपॉन S। तो यहां से आपको Q मिल जाएगा सिग्मा इंटू S। ठीक है, Q क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, सिग्मा हो जाएगा आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी और S हो जाएगा आपके पास, S हो जाएगा हमारे पास
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब लगाएंगे हम फ्रॉम फ्लक्स डेफिनेशन। क्या होती फ्लक्स की डेफिनेशन? फाई ई बराबर क्लोज लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ठीक है। सो वी डिवाइड गॉसियन सरफेस इंटू 3 पार्ट्स, गॉसियन सरफेस इंटू 3 पार्ट्स। हमने गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, विच इज S1, S2 एंड S3, ठीक है। लगाओ डेफिनेशन फ्लक्स का। ये हो जाएगा S1 EDS cos थीटा, एक हो जाएगा S2 EDS cos थीटा, एक हो जाएगा S3 EDS cos थीटा। ये तीनों सरफेस हो गई, ठीक है। सबके थीटा आपको पता है। S1 के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है। जब S1 के लिए E 0 है तो पूरा का पूरा S1 से पास होने वाला फ्लक्स 0 हो जाएगा। S2 जो है उससे पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा EDS cos 0, EDS cos 0 S2 के लिए। और S3 का जो फ्लक्स है, S3 में फ्लक्स में थीटा कितना है देखो 90 डिग्री है, तो EDS cos 90 कितना हो जाएगा? EDS cos 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो फ्लक्स आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा S2 का हो जाएगा EDS और उसका हो जाएगा 0 फ्लक्स। अब देखिए इस शीट से r डिस्टेंस पर इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी या नहीं बताओ। ये अगर शीट है, इस शीट से r डिस्टेंस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, तो E हो जाएगा कांस्टेंट, इसमें से E निकाल लेंगे बाहर और S2 ऑफ ds। अब देखिए इसका स्मॉल एलिमेंट ds 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 पूरा का अगर कैलकुलेट करोगे तो S हो जाएगा। तो फ्लक्स आ गया आपके पास E इंटू S, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास फ्लक्स आ गया है, क्लियर है, E इंटू S। अब हम लगाएंगे गाउस लॉ। क्या लगाएंगे? अब हम लगाएंगे गाउस लॉ। देखिए गाउस लॉ से फ्लक्स कैसे निकालोगे? फ्लक्स इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q इनसाइड आपका Q है विच इज एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू आप निकाल चुके हो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वल रख दोगे और यहां आ जाएगा E इंटू एस सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S से S कैंसल, तो आपका जो E आएगा दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नॉन कंडक्टिंग शीट से डबल आना चाहिए, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग शीट के अंदर एक ही लेयर थी और कंडक्टिंग के अंदर 2 लेयर बनी है चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डबल आनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई है? डबल आ गई है, ठीक है। ओके, ग्राफ प्लॉट करने हैं दोनों। अभी मैंने बताया था आपको, सबसे पहला ग्राफ प्लॉट करेंगे E और R के बीच का। इस फॉर्मूले में कहीं R नहीं आ रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए एक आपके पास है E और सिग्मा के बीच का ग्राफ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आपका सिग्मा बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पर E और सिग्मा के बीच में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन नंबर 3 हो जाएगी। तो हमने आज 3 एप्लीकेशंस पढ़ी हैं। पहली हमने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर था, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करी है। फिर हमने नॉन कंडक्टिंग शीट ली थी, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी है। और लास्ट में हमने अभी जो पढ़ा है वो पढ़ा है कंडक्टिंग शीट है जो इनफाइनाइट तक फैली हुई है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सीखा है, ठीक है। तो ये हमारी 3 एप्लीकेशन होगी, और अगली जो क्लास होगी उसमें जो हमारे पास जो भी एप्लीकेशंस 2 या 3 एप्लीकेशन हमारे पास बाकी हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास हम यहाँ हम एंड कर रहे हैं इसका, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।